राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम देखेंगे आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। कल हमने देखा था गुप्त जी को, मैथिली शरण गुप्त को। आज हम देखेंगे हरिऔध जी को। तो चलिए हम देखते हैं हरिऔध जी को। हरिऔध जी का जन्म हुआ था 1865 में और निधन हुआ था 1947 में। देश आज़ाद हुआ तो इनका निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि भारतेंदु के बाद से ही काव्य साधना करने वाले हरिऔध भी संस्कृत वृत्तों में रचना करने लगे और इन वृत्तों में लिखा गया इनका काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न एक बार पूछा गया था कहीं कि हरिऔध की कौन सी रचना संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, तो वो है प्रिय प्रवास। इसका ध्यान देंगे। आरंभ में उन पर भक्ति और रीति के संस्कार ही प्रबल थे। वे कवि समाज के सदस्य के रूप में ब्रज भाषा में समस्या पूर्तियां किया करते थे। जब उन्होंने खड़ी बोली का बढ़ता हुआ प्रचार देखा तो उन्होंने भी उर्दू छंदों के सहारे बोल चाल की खड़ी बोली में पदों की रचना की। किंतु उनकी ख्याति का तो जो मुख्य आधार है वो प्रिय प्रवास ही है। प्रिय प्रवास सन 1914 में प्रकाशित हुआ। इसमें कवि ने राधा कृष्ण की वियोग कथा को नया रूप देने तथा श्री कृष्ण से संबंध अलौकिक कार्यों को बुद्धि संगत बनाने की चेष्टा की है। प्रिय प्रवास को कुछ लोगों ने हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो ये ध्यान देंगे, कुछ लोगों ने नहीं, ये मत सर्वमान्य भी है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवासी हरिऔध का, और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि भी आपके हरिऔध ही हैं। और हरिऔध की ख्याति का भी आधार प्रिय प्रवास है जो 1914 में आता है। इसमें राधा कृष्ण के वियोग की कथा को नया रूप देने का प्रयास किया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा प्रस्थान तक की कथा 17 सर्गों में लिखी गई है। तो ध्यान देना है, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17। कुछ लोग इसे नए ढंग का महाकाव्य मानते हुए बतलाते हैं कि इसमें संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्यों का लक्षण नहीं मिलेगा। कुछ लोग ठीक उसके विपरीत महाकाव्य की पुरानी कसौटी पे इसे खरा उतार देते हैं। वे इसमें मंगलाचरण, सज्जन दुर्जन प्रसंग, ऋतु वर्णन और सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन आदि को दिखाते हुए प्रिय प्रवास को निसंकोच महाकाव्य की संज्ञा दे डालते हैं। किंतु ना तो शैलीगत नवीनता के कारण ही कोई काव्य महाकाव्य हो सकता है और ना ही पुरानी परिपाटी का अनुसरण करने से ही ये संभव है। महाकाव्य के लिए जीवन की जो संपूर्णता और उदात्तता अपेक्षित होती है उसका इसमें नितांत अभाव है। आचार्य शुक्ल ने तो इसे प्रबंध काव्य भी नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि ये काव्य अधिकतर भाव विवरणात्मक और वर्णनात्मक है। तो ये ध्यान देंगे कि शुक्ल जी भी नहीं मानते, शुक्ल जी प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं मानते हैं, ना प्रबंध काव्य ही मानते हैं वो। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। पूछेगा कि किस आलोचक ने, विद्वान ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य मानने से इनकार कर दिया है, तो शुक्ल जी ने। बच्चन सिंह भी उसी के समर्थक दिख रहे हैं, वो भी इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। कहते हैं कि कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है
इसकी कथा वस्तु महाकाव्य क्या, एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। इस काव्य में वर्णन का इतना विस्तार है कि चरित्र चित्रण के लिए विशेष अवकाश नहीं मिल पाया है। कृष्ण को कवि ने गांधीवादी नीतिमत्ता के अनुरूप लोक सेवक के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। स्थूल नैतिकता और मर्यादावादी दृष्टिकोण के कारण कृष्ण का सशक्त व्यक्तित्व अनुद्घाटित ही रह गया है। राधा को लोक सेवा व्रत में दीक्षित कर दिया गया है। राधा कृष्ण में ना भक्तिकालीन कवियों द्वारा प्रक्षेपित अलौकिकता है और ना रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रक्षेपित विलासिता। उन्हें सुधारवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। प्रिय प्रवास की छंद योजना और संस्कृत निष्ठ पदावली ने भी खड़ी बोली के विकास में बहुत उल्लेखनीय योग नहीं दिया है। बाद में चल के हिंदी में न तो संस्कृत के वृत्त ग्रहण किए गए और न प्रिय प्रवास की संस्कृत बहुला पदावली। इसके बाद हरिऔध जी ने बोलचाल संबंधी मुक्तकों की रचना की। इनमें मुख्य रूप से चुभते चौपदे और चोखे चौपदे का विशेष नाम लिया जाता है। ध्यान देंगे, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ये इनकी बोलचाल संबंधी ग्रंथ हैं, काफ़ी चर्चित हुए। बाद में इन्होंने एक और प्रबंध काव्य लिखा वैदेही वनवास नाम से। इस काव्य को भी हरिऔध जी ने महाकाव्य ही माना है। कुछ शोधार्थियों ने हरिऔध जी के कथन को 52 तोला पाव रत्ती सही मान के वैदेही वनवास को भी महाकाव्य की कोटि में बैठा दिया। किंतु यह काव्य तो अनेक अंशों में प्रिय प्रवास की अपेक्षा सीमित तथा फलक तथा काव्यात्मकता में अपकर्षपूर्ण है। प्रिय प्रवास में यशोदा और राधा की विरह अनुभूति मन के अंतरंग को छूती है, पर वैदेही वनवास का आदर्शवाद वाल्मीकि, कालिदास तथा भवभूति के यथार्थ के विरुद्ध पड़ता है। वैदेही वनवास के सीता राम हाड़ मास के मनुष्य न होके आर्य समाजी आदर्श के धोखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनकी सरस्वती से प्रेरणा पाके कविता लिखने वाले कवियों की संख्या बहुत अधिक है, जिनमें मैथिली शरण गुप्त हैं, राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं, रामचरित उपाध्याय हैं, गिरधर शर्मा नवरत्न हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं और सियाराम शरण गुप्त आदि प्रसिद्ध हैं। तो ये सब कवि थे। गुप्त जी, हरिऔध, जितने भी कवि हुए ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती पत्रिका से काफ़ी प्रभावित थे और उसी से प्रभावित होकर खड़ी बोली में सब रचना करते थे। तो इसके बाद आते हैं हमारे रामचरित उपाध्याय। तो इनको भी देख लेते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये, तो देख लिया जाए रामचरित उपाध्याय को भी। रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 में हुआ था। सूक्तिकार हैं बड़े फेमस, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। ये द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं। पहले तो यही पूछ सकता है इनका किस युग से संबंध है। उन्होंने पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना शुरू की। विजयी वसंत, श्रावण सिंगार, सुधा शतक का बरवा आदि ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से उन्होंने खड़ी बोली की एक रचना पवन दूत, जिसका प्रकाशन 1906 में होता है, सरस्वती में प्रकाशन के लिए भेजा। तो ध्यान देंगे, इन्होंने ब्रज भाषा में बरवा लिखा है, विजयी बसंत, सावन श्रृंगार, सुधा शतक। पर महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रोत्साहित होकर इन्होंने एक खड़ी बोली में रचना लिखी पवन दूत। ध्यान देंगे, पवन दूत रामचरित उपाध्याय की रचना है। 1906 में
इन्होंने इसको सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजा। 1914 से 15 में उनके प्रसिद्ध काव्य रामचरित चिंतामणि का कुछ अंश सरस्वती में प्रकाशित हुआ। यूं तो इसका प्रकाशन 1920 में हुआ। इसके अतिरिक्त सूक्ति मुक्तावली, देवदूत, भारत भक्ति, रामचरित चंद्रिका आदि उनके काव्य ग्रंथ हैं। तो ये सब रामचरित उपाध्याय के काव्य ग्रंथ हैं। पवनदूत है, रामचरित चिंतामणि है, सूक्ति मुक्तावली है, देवदूत है, भारत भक्ति है, रामचरित चंद्रिका है। उस समय के प्रवाह के अनुसार अतीत के गौरव का स्मरण, वर्तमान की दुर्दशा का वर्णन और भविष्य का उज्जवल चित्र उनकी मुक्तक रचनाओं में मिलेगा। पद्य प्रबंधों में सामाजिक त्रुटियों, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, स्त्री शिक्षा का अभाव का चित्रण हुआ है। कुछ रचनाओं में वीर भावना को जगाया गया है तो कुछ में कृषक वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है। प्रकृति वर्णन बहुत कुछ नीतिपरक हो गया है। ब्रज भाषा की विदाई, सम्य समालोचक आदि कविताएं साहित्य से संबंध हैं। तो ये ब्रज भाषा की विदाई और सम्य समालोचक नाम से कविता भी लिखे थे रामचरित उपाध्याय जी। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो रामचरित चिंतामणि है। इस प्रबंध काव्य को युगीन परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया गया है। इस काव्य पे आक्षेप लगाया जाता है कि इसमें राम कथा के मार्मिक स्थलों को छोड़ दिया गया है या उन्हें संक्षिप्त कर दिया गया है। पर यह आक्षेप आलोचकों की लीकबद्ध दृष्टि का परिचायक है। उपाध्याय जी ने उन्हें छोड़कर अथवा संक्षिप्त कर बुद्धिमानी का परिचय दिया है। मानस के मार्मिक स्थल पुनः दोहराए नहीं जा सकते। साकेत में दोहराए जाकर वे निष्प्रभ हो गए हैं। उपाध्याय जी ने कई नए प्रसंगों की परिकल्पना की। मारीच का रावण को उपदेश देना, अंगूठी देने के पूर्व अशोक वाटिका में हनुमान का सीता की हृदय परीक्षा लेना, राम बाली संवाद, सीता निर्वासन के समय लक्ष्मण सीता संवाद, किंतु ये स्थल बहुत मार्मिक नहीं बनाए जा सके। स्थान स्थान पे उस समय के पराधीनता जन्य क्लेश और भविष्य की आशापरक परिकल्पना को जड़ दिया गया है, किंतु सब मिलाकर उन्होंने राम कथा का परंपराभुक्त रूप ही प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि रामचरित चिंतामणि का स्वागत नहीं हुआ। उनकी भाषा भी समय से पिछड़ी हुई है। व्याकरणगत भ्रांतियों के साथ साथ उनमें भाषा परिनिष्ठता का भी कमी मिलता है। उस समय तक भाषा का जो रूप बहुत स्थिर हो चुका था, किंतु उपाध्याय जी ने इसका लाभ नहीं उठाया। उनके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि वे भरसक युग के साथ थे, पूरा लाभ नहीं उठा सके, पर हाँ अपने युग के साथ चल रहे थे, भले उस युग की पूरी प्रवृत्ति उनमें दिखाई दे या न दे। तो हमने दो लेखकों को देखा, हरिऔध को और रामचरित उपाध्याय भी छोटे थे तो इनको भी इसी में निपटा दिया। अब है लोचन प्रसाद पांडे और सियाराम शरण गुप्त। तो कल हम इन दोनों को देखेंगे, ठीक। तो आधुनिक काल से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें। आधुनिक से प्रश्न बनते ज़्यादा हैं और सब यही बनेंगे। जो बच्चन सिंह का आधुनिक साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी में से बनेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।